Dear students, welcome back to my YouTube channel Dr. Prerna Pharma. After completion of absorption, अब बारी है डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की. सो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बॉडी में जब ड्रग ब्लड में आ चुकी है एब्जॉर्प्शन के बाद, तो अब ब्लड से वो कैसे अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगी और किस तरीके से वो अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के एक्शन करेगी. जब तक ड्रग अपने टारगेट ऑर्गन पे नहीं पहुंचेगी तब तक उसका होना ना होना एक के बराबर है. तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अब सोचने वाली बात है, लेमन पर्सन के दिमाग से अगर सोचें तो ब्लड सर्कुलेशन में जब दवाई है तो जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा हमारी बॉडी में, तो ड्रग भी उसके साथ मूव करेगी और अपने टारगेट ऑर्गन्स पे पहुंचेगी. अब ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें सिर में दर्द है तो पैरासीटामोल खाइए and that paracetamol is just reaching the headache, the area where the headache is there. ऐसा नहीं होता. या हमारे नी में पेन है, नी जॉइंट में पेन है एंड द ड्रग इज एक्चुअली रीचिंग दैट एरिया ओनली जहाँ पे पेन है. ऐसा नहीं है. ड्रग एक्चुअली रीच करती है अपने रिसेप्टर्स पे विच आर ऑल ओवर द बॉडी एंड उन पर्टिकुलर हर रिसेप्टर पे जहाँ जहाँ पे जिस जिस ऑर्गन में उसके रिसेप्टर्स है वो वहाँ पहुँचती है एंड उसकी एक्शंस लाती है. सो जब आप हेडेक के लिए आप सपोज आप कोई दवाई खा रहे हैं बट इट इज़ हैविंग एन ओवरऑल इफेक्ट ऑन योर बॉडी. ठीक है. एनीवेज वो तो फार्माकोडायनेमिक्स की बात है. लेट्स नॉट मूव अवे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन. सो वॉल्यूम ऑफ factors affecting drug distribution. What are the factors which will affect this distribution of drug? तो पहला सबसे important factor जो है that is lipid solubility. Lipid soluble जो drugs होती है वो कई बार lipid soluble drugs, they are able to traverse through the membranes, hydrophobic membranes easily than as compared to lipid insoluble drugs. At the same time aqueous solubility भी important होती है for absorption through membranes. The second point of importance, the second factor which affects drug distribution is ionization. तो ये concept भी हमने पिछली बार देखा है कि जब drug unionized form में होती है तो वो membranes के through ट्रैवर्स करती है. जब ड्रग आयोनाइज्ड होती है तो वो उसी सेल में रहती है या उसी एरिया में रहती है और वो इधर उधर एब्जॉर्ब या ट्रैवर्स नहीं होती है, पास नहीं होती है मेम्ब्रेन से. सो आयोनाइजेशन इज वन फैक्टर. द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें, यहाँ पे फार्माकोलॉजी में जो आप सुन रहे हो. तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो ड्रग को, जब ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में आई है तो उस ड्रग को बाइंड करते हैं और उस ड्रग को अपने साथ बाइंड करके फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. सो ड्रग जो है अकेले ब्लड में ट्रैवल नहीं करती है, ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ट्रैवल करती है. अब प्लाज्मा प्रोटीन दो तरीके के होते हैं. एल्ब्यूमिन विच टेक्स दी या विच बाइंड्स टू दी एसिडिक ड्रग्स and alpha 1 acid glycoprotein which binds to the basic drugs. तो ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन्स अपने अपने ड्रग्स को लेकर ट्रैवल करते हैं. अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर हम पढ़ते हैं तो यूजुअली इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो यूजुअली इट कम्स एज अ शॉर्ट नोट एंड उसमें वो पूछते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में लिखो. अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है तो आपको लिखना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो दो तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिन एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन. एल्ब्यूमिन बाइंड्स टू एसिडिक ड्रग्स एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड्स टू बेसिक ड्रग्स. अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ज़्यादा बाउंड है तो फिर वो ड्रग प्लाज्मा में ही रहेगी, वो टिश्यूज़ में नहीं जाएगी और इसका मतलब है कि फिर उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगी. कम क्यों रहेगी? क्योंकि वो सिर्फ प्लाज्मा में लिमिटेड है, वो बॉडी में जा ही नहीं रही है. ठीक है. और अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से कम बाउंड है तो फिर वो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी क्योंकि वो प्लाज्मा में नहीं रह रही है, वो टिश्यूज़ में भी जा रही है. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरा, बाउंड ड्रग इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन. अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जुड़ी हुई है तो वो एक्शन नहीं करेगी. ओनली फ्री ड्रग विल डू द एक्शन, क्योंकि वो फ्री है, वो जाके रिसेप्टर पे अटैच हो सकती है. तीसरा पॉइंट है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक तरीके से स्टोरेज भी एक्ट कर रहा है
कि धीरे धीरे करके ड्रग को सर्कुलेशन में निकालता है। जैसे ही फ्री ड्रग का लेवल कम होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन से थोड़ी सी ड्रग सेपरेट होके फ्री पूल में जाती है एंड इट exerts its action or effect. सो एक तरीके से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑल्सो। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस होती हैं जो कि आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है ये। अब उसके बाद आती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो अपरेंट वॉल्यूम है जो कि वो सारी ड्रग को अकोमोडेट करेगी अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन वैसा का वैसा रहेगा जैसा कि अभी प्लाज्मा में है। अब ये एक आभासी वॉल्यूम होती है। जैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अपरेंट वॉल्यूम। अपरेंट मतलब आभासी। जैसे मिराज होता है, आपको दूर रोड पे दिखता है जब धूप होती है कि दूर रोड पे पानी है, लेकिन वो होता नहीं है वहाँ पे। तो इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अपरेंट वॉल्यूम है, असली में नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट को दी 1000 मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन, आपने पेशेंट को 1000 मिलीग्राम की एक दवाई दी। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट को ड्रग दी 1000 मिलीग्राम की, एक डोज दी आपने पेशेंट को। अब आपने कुछ टाइम बाद जब उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया तो आपने पाया कि उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन था 50 मिलीग्राम पर लीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मिलीग्राम की आपने डोज दी, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 50 मिलीग्राम निकला पर लीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या है? डोज एडमिनिस्टर्ड अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आएगा डोज एडमिनिस्टर्ड 1000 मिलीग्राम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 50 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका आंसर आएगा 20 लीटर। अब हमारी बॉडी में प्लाज्मा, ब्लड, सब फ्लूइड वगैरह मिला के 5 से 6 लीटर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये 20 लीटर कहाँ से आया? ये 20 लीटर एक अपरेंट वॉल्यूम है, एक आभासी वॉल्यूम है। अगर हमारी पूरी बॉडी फ्लूइड होती, पूरा सपोज एक पर्सन है 80 किलो का, वो 80 किलो में ना फैट होता, ना मसल होती, ना ऑर्गन्स होते, सिर्फ फ्लूइड होता, तो उस 80 किलो के आदमी में ये ड्रग जो है 20 लीटर की जगह घेरती और उस 20 लीटर में उसका कॉन्सेंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से रहता। तो ये एक आभासी वॉल्यूम है, ये एक अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। अब पॉइंट क्या है कि हमारी बॉडी कोई सिंगल कंपार्टमेंट मॉडल तो है नहीं। हमारी बॉडी में वाटर भी होता है, फ्लूइड्स भी होते हैं, फैट भी है, मसल भी है, टिश्यूज़ भी है, ऑर्गन्स हैं, फाइब्रस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत तरीके के टिश्यूज़ हैं। तो अब इसलिए हमारी बॉडी एक मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है। और अगर ड्रग की एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए तो हमें उस हर कंपार्टमेंट की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी और तब जाके हम उस ड्रग की एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। अब आमतौर पे नॉर्मल रूटीन में ये सब पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये करार दिया गया कि ये एक आभासी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें देखो, अब कुछ ड्रग्स जो होती है उनका ज़्यादा एफिनिटी होती है फैट की तरफ, कुछ ड्रग्स होती हैं मसल या ऑर्गन्स में जाके सेटल होती हैं। तो जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ थायोपेंटोन का, जो कि एक बारबिचुरेट है और एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है। और इस ड्रग के साथ एक फिनोमेनन एसोसिएटेड है जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जब ये ड्रग दी जाती है पेशेंट को, एनेस्थेटाइज करा जाता है, तब पेशेंट एकदम से विद इन 10 सेकेंड्स बेहोश हो जाता है। अब जैसे ये ड्रग का सपोज एक इंजेक्शन दिया गया है, ब्रेन में पहुंचा और ब्रेन से 10 मिनट बाद ये धीरे धीरे करके फैट की तरफ चला जाता है। तो अगर ये धीरे धीरे करके फैट की तरफ जाएगी ड्रग, तो ब्रेन में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो पेशेंट जग जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब वो ड्रग पहले तो ब्रेन में गई और ब्रेन से वो चली गई फैट में, लेकिन उसके कारण हमारा क्लिनिकल वर्क अफेक्ट हुआ। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया क्लिनिशियंस ने कि इन्फ्यूजन देना शुरू किया। तो क्लिनिशियन ने बोला कि थायोपेंटोन को इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाएगा
उससे क्या हुआ कि इन्फ्यूजन देने से जब हम कंटिन्यूस थायोपेंटोन को बॉडी में दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके जो फैट साइट्स हैं, जो फैट की जगह हैं, वो सब भरती जाएंगी। एक बार जब वहाँ भर जाएगा तो फिर ड्रग उधर नहीं जाएगी, फिर ड्रग ब्रेन में ही रहेगी। ओके, एंड फिर पेशेंट कंटिन्यूसली अनेस्थेटाइज रहेगा। तो इस तरीके से थायोपेंटोन का ये फिनोमेना होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। इसके ऊपर अगर आपके पास क्वेश्चन आए एक्सप्लेन वाई, तो आपको इसका जवाब देना आना चाहिए कि एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय थायोपेंटोन, या वाई थायोपेंटोन इज एडमिनिस्टर्ड एज एन इन्फ्यूजन एंड नॉट सिंगल आईवी इंजेक्शन और सिंगल बोलस। ठीक है। सेकेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल होता है, वो है ब्लड ब्रेन बैरियर का। तो जितने भी ये ड्रग्स और जितने भी, मतलब आप ये समझो पूरी बॉडी हमारी ना सेपरेटेड है हमारी ब्रेन से बाय दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, विच इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव बैरियर, क्योंकि वी डोंट वांट ईच एंड एवरी टॉक्सिक केमिकल, xenobiotic और a toxic drug to reach the brain and damage the nervous system or damage the brain or spinal cord. तो ये पूरा एकदम प्रोटेक्टेड एक एनवेलप में रखा हुआ है। 4 जगहों पे हालांकि दिस ब्लड ब्रेन बैरियर इज डेफिशिएंट, एंड वहाँ पे कई बार जो ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली पहुँच के और इम्पैक्ट करती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस करती हैं, वो जैसे जो भी जनरल एनेस्थेटिक्स मैंने आपको बताई ये जाती ही हैं। सेकेंडली जो हमारे अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए या कोई और गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसमें भी कई बार ये ब्लड ब्रेन बैरियर डेफिशिएंट हो जाता है। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यूजुअली हम ब्रेन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ड्रग इज नॉट एक्चुअली गोइंग इनटू द ब्रेन ऑल द टाइम। ओके, तो ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट thing that we are going to study is the metabolism. So metabolism of drugs is very important. It is the next step after distribution, and that we have to understand. Technically speaking, metabolism doesn't come after distribution exactly. Distribution होने के बाद अब आती है फार्माकोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होके ड्रग अपने पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे पहुंच गई, अब वहां जाके वो एक्शन करेगी। एक्शन करने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है और फिर वो ड्रग एक्सक्रीट होती है हमारी सिस्टम में से। तो ये आपको समझना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन फार्माकोडायनेमिक्स, देन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अभी फार्माकोकाइनेटिक्स खत्म करने के लिए हम पहले मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन खत्म करेंगे।